गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विकास नोटिया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम मध्यकालीन भारत के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य टॉपिक पर बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि भारत के इतिहास में हम जब दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत में ऐसा नहीं था कि भारत के अन्य राज्य जो हिंदू राज्य हैं, हिंदू राज्य यहाँ न रहे होंगे। दिल्ली सल्तनत एक मुस्लिम राज्य, मुस्लिम राज्य न कहकर के मुस्लिम शासकों द्वारा शासित राज्य कहे तो ज्यादा बेहतर है। हिंदू राज्यों में जैसे हम विजयनगर की बात कर रहे हैं, जैसे हम राजपूत राज्यों की बात कर रहे हैं, गजपति और अन्य बहुत से राज्य हैं जो कि भारत में थे। तो हिंदू मुस्लिम दोनों प्रकार के राज्य थे। तो ये विजयनगर साम्राज्य की बात आ रही है और इस विजयनगर साम्राज्य में जब हम इसके संदर्भ में बात करते हैं तो एक बिंदु ये आता है, इसके पहले हम लोग इस पर चर्चा करें कि इस पर हम क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या बिंदुओं पर बात कर सकते हैं। सबसे पहले इसके राजवंशों की बात करें, राजनीतिक राजवंश, फिर इसके प्रशासन की बात करें, समाज एवं आर्थिक जीवन, अन्य पक्ष जिसमें कला संस्कृति आ जाएगा। ये हम विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत बात करते हैं। राजवंशों की जब बात आती है तो इसमें 4 राजवंशों की बात आती है। संगम वंश, सालुब वंश, फिर तुलुव वंश, फिर आरवीडु वंश। ये 4 राजवंश हैं जो संगम से लेकर के आरवीडु तक, जो कि विजयनगर साम्राज्य के को विकसित करने में जिनकी भूमिका रही। तो ये आता है जब हम प्रशासन की बात करते हैं तो यहाँ केंद्रीय प्रशासन भी है और स्वायत्त शासन भी है, जिसमें हम आयंगर व्यवस्था की बात करते हैं, नायंकर व्यवस्था की बात करते हैं, इसको नायक व्यवस्था भी कहते हैं। केंद्रीय प्रशासन, आयंगर व्यवस्था, नायंकर व्यवस्था, ये बिंदु आता है। समाज की स्थिति की बात करते हैं तो यहाँ समाज में अनेक प्रकार की नई चीजें हमको देखने को मिलती हैं। आर्थिक गतिविधियों की बात करते हैं तो यहाँ पर बड़ी संख्या में विदेशी यात्री आए हैं, अभी इन पर चर्चा करेंगे हम। कला संस्कृति की बात करें तो यहाँ पर दरअसल इसकी जो पहचान है, आर्कियोलॉजिकल पहचान है, वो कर्नाटक में हम्पी नामक स्थान से की गई है, जहाँ विजयनगर काल के बहुत से जो कहें कि आर्किटेक्चर के स्ट्रक्चर यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं, यहाँ से मंदिर प्राप्त हुए हैं और अन्य इमारतें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार से हम विजयनगर साम्राज्य की चर्चा करते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में आप इन लोगों की शक्लें देख रहे होंगे, ये लोग भारतीय नहीं लग रहे हैं, ये बात सच है। ये लोग विदेशी यात्री हैं। ये लोग कौन है? ये लोग विदेशी यात्री हैं और ये आए हैं विदेशी यात्री। क्या क्या स्रोत है हमारे पास विजयनगर के बारे में जानकारी लेने के, क्या क्या स्रोत हैं? तो सबसे पहले इन विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हैं। जैसे मैंने आपसे पहले चर्चा की थी, यहाँ पे इब्न बतूता से चर्चा शुरू होती है। इब्न बतूता, यहाँ इब्न बतूता आया, यहाँ पर यूँ कहे कि मार्क पोलो आया, लेकिन अभी तक जब तक की इनकी बात कर रहे हैं उस समय तक विजयनगर साम्राज्य इतना बेहतर रूप से डेवलप नहीं हुआ था। यहाँ पे जब हम विजयनगर साम्राज्य में देखें तो ये जो नाम है, चाहे वो निकिटिन है, चाहे बारबूसा है, निकोलाई कुंटी है,
विदेशी यात्री हैं। तो ये विदेशी यात्री विजयनगर के बारे में और भारत के बारे में बहुत सी जानकारी देते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास सिक्के, कॉइन्स, विजयनगर काल के सिक्के बड़ी संख्या में अवेलेबल हो चुके हैं। एक ग्रंथ आता है जो कि कृष्णदेव राय का है, अमृत माल्यद। अमृत माल्यद ये एक इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तरह ही ये एक तेलुगु भाषा में रचित है और प्रशासनिक चिंतन का ग्रंथ है। इसके अलावा अष्ट दिग्गज हुआ करते थे। अष्ट दिग्गजों की कृतियां हैं। अष्ट दिग्गज 8 तरह के साहित्यकार थे, 8 साहित्यकार थे जो कि कृष्णदेव राय के दरबार में थे। इस प्रकार से जो हम विजयनगर साम्राज्य देखते हैं इसमें साहित्यिक स्रोत भी हैं, इसमें पुरातात्विक स्रोत भी हैं। हम्पी की मैं चर्चा कर चुका हूँ। इसमें ये विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हैं। कभी कभी विदेशी यात्रियों के वृत्तांत एकांगी भी हो जाते हैं। हालांकि जैसे निकोलाई कुंटी है, ये वहाँ के यूँ कहें कि सोशल लाइफ के बारे में बताता है, यहाँ की हम विधवाओं की स्थिति के बारे में बताता है, वहाँ के सामाजिक संजाल के बारे में बताता है, रामनवमी के बारे में ये लोग चर्चा करते हैं। तो इनका देखिए, जो बाहर से जो व्यक्ति आया है, इतिहास को देखने और समझने के दृष्टिकोण 2 साक्ष्यों के आधार पर चलते हैं। एक को हम आंतरिक साक्ष्य कहते हैं जो कि हमारे भीतर से है, यानी भारतीय साहित्य क्या कहता है, भारतीय स्रोत क्या कहते हैं, और एक हम बाह्य साक्ष्य की बात करते हैं, विदेशी स्रोत क्या कह रहे हैं। तो ये जो विदेशी आए हुए हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनका जो आंसर देने का, इनका जो व्याख्या करने का दृष्टिकोण होगा वो वैदेशिक होगा। ये अपने काम से आए हैं, अपने उद्देश्य से आए हैं। जैसे हम प्राचीन भारत में देखते हैं कि वहां पर हमारे सामने चीनी यात्री आया। अब बौद्ध चीनी यात्री आया तो उसको भारत को देखने का उसका जो नजरिया है वो बौद्ध नजरिया होगा। वो भारतीयों के नजरिए के बजाय वो चीन के बौद्धों के हिसाब से भारत को देखने की कोशिश करेगा। ये लोग यूरोप की नजर से या अपने अपने देशों की नजर से, क्योंकि कोई रूस का था, कोई इटाली का था, कोई किसी और पुर्तगाल का था, इन लोगों का दृष्टिकोण यही रहा। तो इनका दृष्टिकोण विदेशी यात्रियों के वृत्तांत पर इतिहास तब तक सही नहीं लिखा जा सकता जब तक उसमें एकांगीपन को हम हटाएंगे, तब तक सही नहीं हो सकता। इसलिए अंतर साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य, इन दोनों को मिला करके हम बात करेंगे। इनका साक्ष्य क्या कह रहा है और भारतीय साक्ष्य क्या कह रहा है, इसमें मुद्रा शास्त्रीय स्रोत क्या कह रहे हैं, पुरातात्विक स्रोत क्या कह रहे हैं। इतिहास को वैज्ञानिक बनाने के लिए, इतिहास को विश्वसनीय बनाने के लिए हमें इतिहास के सभी तरह के स्रोतों का इस्तेमाल करना होगा। जब हम विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो आपके सामने राजा है, कृष्णदेव राय हैं। कृष्णदेव राय एक मध्यकाल के नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक माने गए हैं, कृष्णदेव राय। ये कृष्णदेव राय वही है, बाबर नामा में बाबर द्वारा जिस हिंदू शासक का उल्लेख किया गया है, ये दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण हिंदू शासक है, उनका नाम कृष्णदेव राय ही है और जिनकी चर्चा मैंने अमृत माल्यद के रूप में की है। अमृत माल्यद, और ये वही हैं जिनके दरबार में अष्ट दिग्गज थे। इनके द्वारा बहुत से मंदिर बनाए गए। हम्पी में पुरातात्विक रूप से इनके प्रमाण मिलते हैं। ये आप देख रहे हैं, इस साइड में हमारे पास ये हम्पी के दृश्य हैं, आज के दृश्य। इसमें मंदिर बनाए हुए हैं या कुछ और तरह के आर्किटेक्चर है, ये हमको देखने को मिलता है। आज ये जब हम मैप की स्थिति देखते हैं तो ये विजयनगर साम्राज्य का भाग है। विजयनगर साम्राज्य है ये देख सकते हैं, विजयनगर साम्राज्य, और बाकी ये छोटे छोटे जो अन्य हैं। एक्चुअली अब थोड़ा सा इस बात पर आते हैं कि किस तरह से विजयनगर साम्राज्य का जन्म हुआ। विजयनगर साम्राज्य का जन्म हुआ कैसे है? दरअसल 14वीं शताब्दी में, 14th सेंचुरी के 14वीं शताब्दी में, 14th सेंचुरी मोहम्मद तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत अपने चरमोत्कर्ष पर आ गया था। उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक मोहम्मद तुगलक का विस्तार था, लेकिन ये एक सुगठित राज्य नहीं था। इसलिए विजयनगर वाले क्षेत्र में, यानी विजयनगर क्षेत्र का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मैं टेक्निकली इसको निकालूं, कृष्णा तुंगभद्रा 2 नदियां हैं,
इन दोनों एरिया के बीच का जो दोआब कहलाता था रायचूर दोआब कहलाता है। आज भी रायचूर दोआब, रायचूर जिला है आज। इस रायचूर क्षेत्र में विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे है, जिसको हम अभी आजकल हम्पी नाम से जान रहे हैं। यहीं पर ये जो दो नाम आपके सामने आ रहे हैं, हरिहर एवं मुक्का, हरिहर एवं मुक्का, मुक्का पड़ता। इन दो भाइयों ने, ये दो भाई हैं, इन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ये विद्यारण्य है, विद्यारण्य। इन विद्यारण्य से प्रेरणा पाकर, ये आध्यात्मिक प्रेरणा है, धार्मिक प्रेरणा है, इसके द्वारा इन्होंने एक नए राज्य की स्थापना की। और क्योंकि ये हिंदू राज्य था, इसका जो प्रशासनिक आधार है, राजनीतिक आधार है, वो हिंदू आइडियोलॉजी पर आधारित है, इसलिए इसको हिंदू राज्य कह दिया गया। यहाँ पर हम अगले मैप में इनकी स्थिति आज के देख लेते हैं। आज के हिसाब से ये आप भाग देख रहे हैं, तो दो राज्य इस समय डेवलप है। मोहम्मद तुगलक के समय में ये दो राज्य डेवलप हुए। इन दो राज्यों में एक आ रहा है, एक को कहते हैं बहमनी, एक राज्य है बहमनी और दूसरा राज्य है विजयनगर। एक राज्य है बहमनी और दूसरा राज्य है विजयनगर। ये एक्चुअली जो दोआब का क्षेत्र था, इस दोआब के क्षेत्र, दोआब की इतनी इंपॉर्टेंस है कि ज्योग्राफी हमेशा इंपॉर्टेंट होती है हिस्ट्री में। ज्योग्राफी दोआब के लिए इस विजयनगर और बहमनी के बीच में सदैव संघर्ष चलता रहा। बाद में ये आप देख रहे हैं, ये हम्पी ये है, इस जगह पर है। ये देखिए आप, ये बीजापुर एक राज्य बन गया। बीजापुर, गोलकुंडा, गुलबर्गा, अहमदनगर, बीदर, इन 5 राज्यों को मिला करके बनता था बहमनी। इसकी सेपरेटली चर्चा करेंगे। और विजयनगर जितना ग्रीन एरिया देख रहे हैं, ये एरिया इसमें आ रहा है। तो अपने आप में ये एक हिंदू राज्य बना। ये देखिए आप, ये मुस्लिम राज्य है, ये हिंदू राज्य है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम का पूरी तरह से एक तरह से बाइफर्केशन किया हुआ है, ऐसा नहीं है। क्योंकि विजयनगर की सेना में मुस्लिम लोग भी हुआ करते थे, खास करके तुर्की धनुर्धर। तुर्की धनुर्धर एक राजा था जिसका नाम है देवराय। देवराय फर्स्ट, और उसका बाद में उसका बेटा हुआ देवराय सेकंड। इन लोगों ने एक नीति ही बनाई थी कि तुर्की धनुर्धरों को अपनी सेवा में रखा जाए, क्योंकि ये लोग प्रोफेशनली बहुत साउंड थे। इस कारण से इनको सेवा में लिया गया। अब ये आज के भारत की तस्वीर है और विजयनगर के साम्राज्य की ये आप देख रहे हैं, रायचूर दोआब, ये हम्पी, आज के विजयनगर का जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है, वो रिमेन्स हमको इसमें दिखाई दे रहा है। और ये अप टू उड़ीसा तक ये फैल चुका था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इनका क्रम पूरा का पूरा देखते हैं। अब एक बात इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हमने इन राजवंशों की बात कर ली, संगम वंश, शालू वंश, तुरुप वंश, अरविडो वंश, और इसी तरह से इनके प्रशासनिक जो परिपाटी है, प्रशासनिक चिंतन है, उसका विकास होता है। अमित माल्यद, जैसे कि मैंने चर्चा की थी अभी आपसे, अमित माल्यद में इनकी प्रशासनिक व्यवस्था का, प्रशासनिक चिंतन का उल्लेख है। आयंगर व्यवस्था, नायक व्यवस्था, ये बेसिकली एक तरह की सैनिक सामंत नायंगर व्यवस्था के अंतर्गत थे। आयंगर व्यवस्था एक ये सर्विस सिस्टम था, इनका अपना एक पूरा आज की तरह सेक्रेटरीट सिस्टम था। और इसके अलावा जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज में चाहे वो जाति प्रथा है, वर्ण है, ये समाज में जो हिंदुओं के त्योहार थे, उन त्योहारों की चर्चा यहाँ खूब आती है। और कला संस्कृति में यहाँ पे मंदिर, वास्तुकला और खास करके नगर किस तरह से यहाँ बने, इनकी चर्चा मुख्य रूप से आती है। चौथा अंतिम जो राजवंश है वो आरवीडू राजवंश है। एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब है फॉरगॉटन एम्पायर, किताब का नाम है फॉरगॉटन एम्पायर। उस फॉरगॉटन एम्पायर में ये अंतिम जो युद्ध है, तालीकोटा का युद्ध। इस युद्ध का नाम है तालीकोटा का युद्ध। राक्षस तंगणी भी इसको कहते हैं, बर्नी हट्टी और राक्षस तंगणी, ये 3 नाम आते हैं। 1665। और धीरे
साम्राज्य का पतन होने लगा। हालांकि ये आप 17वीं शताब्दी देख रहे हैं, राज्य तो ये 18वीं शताब्दी तक चलता रहा, लेकिन तब तक ये पूरी तरह से क्षीण हो चुका था। इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसके रिमेन्स, इसके हेरिटेज आज भी भारतीय संस्कृति और इतिहास में हमको देखने को मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।